हेलो, वेलकम टू कैम बायो। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम डोज नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इसी वीडियो के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। तो मैं बेसिक नहीं डिस्कस करूंगी यहाँ पे कि एटम क्या होता है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, पर जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर टॉपिक में से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यानी कि कंक्लूजन आप कह सकते हो, एक तरीके की समरी कह सकते हो। आपका पूरा ये जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर इस वीडियो के अंदर। तो बहुत ही अटेंटिवली आपको इस वीडियो को देखना है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और मेरे को कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है जो कि हम डिस्कस करें इस तरीके से। तो स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैथोड रे और कैनाल रे, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और वो क्या है कि जो कैथोड रे होती है, यहाँ पर जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ पर जो E/m वैल्यू है यानी कि चार्ज बाय मास वैल्यू जो थी वो कैसी थी, कांस्टेंट थी। यानी कि वो डिपेंड नहीं करती किस पे, नेचर ऑफ गैस पे। आप कोई भी गैस ले लो उसकी नेचर पे ये डिपेंड नहीं करेगी हमारी E/m वैल्यू। इसका क्या मतलब है, इसे और अच्छे से अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल एक मैंने हाइड्रोजन की गैस ली और एक मैंने ऑक्सीजन की गैस ली, तो जो E/m वैल्यू है ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आप कोई भी गैस ले लो या फिर आपका जो कैथोड यूज कर रहे हो उसका कोई भी नेचर हो, यानी कि नेचर ऑफ कैथोड पे ये डिपेंड नहीं करती और ना ही डिपेंड करती है कि हमने कौन सी गैस ले रखी है। पर कैनाल रे के अंदर इसका जस्ट अपोजिट होता है। कैनाल रे के अंदर क्या होता है, इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर E/m वैल्यू जो है वो वेरी कर जाती है विद नेचर ऑफ गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर क्या होती है, इस पे डिपेंड नहीं करती है हमारी, और ना ही नेचर ऑफ कैथोड पे डिपेंड करती है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या चीज़, E/m वैल्यू। लेकिन कैनाल रे इसके अंदर जो E/m वैल्यू है ये वेरी कर जाती है जैसे आप गैस का नेचर चेंज करोगे और या फिर आप अपना जो कैथोड रे है उसके अंदर कुछ चेंजेस करोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो क्या है आपका अल्फा, बीटा और गामा रेज। इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस मैं नहीं बता रही हूँ, जो कि आपको पता ही होंगे, बस जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वो क्या है, यहाँ पर इस तरीके से डाल लो, अपनी भी तरीके से चाहो तो बना सकते हो इस तरीके के रिवीजन नोट्स, यहाँ पर आप इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो। तो जो हमारी अल्फा रेज होती हैं इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अल्फा, बीटा या फिर गामा में से सबसे मिनिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है। तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम किसकी होती है, अल्फा की। इसकी जो बीटा रेस है इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो 100 टाइम्स मोर होती हैं देन अल्फा, ठीक है। और जो गामा रेज है इनकी हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, आप कह सकते हो मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। तो मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, हमारी गामा रेज की, और मिनिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, हमारी अल्फा रेज की। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और आ जाता है, दैट इज आयनाइजेशन ऑफ गैस। ये तो हमने पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में पढ़ा। दूसरा है आयनाइजेशन ऑफ गैस, जो कि जस्ट इसका अपोजिट है। आप ऐसे लर्न कर सकते हो, जैसे ये इसकी मिनिमम है पेनिट्रेटिंग पावर, तो इसका जो आयनाइजेशन ऑफ गैस है वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन गैस ड्यू टू, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये हाईएस्ट आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ये लेस और ये बहुत ही लीस्ट, ठीक है। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है। इतना क्लियर हो गया अल्फा, बीटा और गामा रेस के बीच में ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसे ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, हमारी गामा रेस की, और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पावर किसकी है, अल्फा रेस की। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। तो इसको मैं रैप कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर। इसके बाद जे थॉमसन का मॉडल है, वो तो आई थिंक उसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको नहीं पता हो, वो तो आपको पता ही होगा। बस आपको वहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या कहा था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटम जो क्या है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब अगली बात करते हैं रदरफोर्ड की मॉडल की। तो रदरफोर्ड का पूरा हम मॉडल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आए वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने, इन्होंने किसकी डिस्कवरी, मतलब इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, हमारी न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने बताया कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको एटम की रेडियस ध्यान में रखनी है और एक आपको न्यूक्लियस की रेडियस ध्यान में रखनी है। तो जो हमारा न्यूक्लियस है इसकी रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। एटम इसकी रेडियस कितनी है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखना, ये माइनस में है इसलिए इस तरीके से है, ठीक है। क्योंकि हाँ, अब आपको ये लग सकता है कि भाई न्यूक्लियस तो छोटा होता है तो इसकी रेडियस ज़्यादा कैसे है, ये माइनस में इसलिए ये है, कम है। तो एटम के कितनी है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और न्यूक्लियस के कितनी है, 10⁻10 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपका आया था रदरफोर्ड के मॉडल से, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हो गया। अब आगे चलते हैं, इसे मैं हटा देती हूँ। न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात करें तो ये तो मतलब कुछ इतना
यानी आपको पता है जेम्स चैडविक ने इन्होंने डिस्कवर किया था, बस आपको थोड़ी सी ये रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से रिएक्शन हुई थी। तो बेरिलियम तो जो है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 एंड मास नंबर 9। जब इस पर बम्बार्डिंग की गई थी हीलियम एटम की, तो यहाँ से हमारे जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कार्बन आया और इसके साथ साथ एक क्या आया, न्यूट्रॉन, जिसका इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए कि किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, बेरिलियम और हीलियम के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कार्बन है और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन की हमारी डिस्कवरी हुई थी। तो ये समझ में आ गया होगा कार्बन किस तरीके से आया है, प्रोड्यूस हुआ है। आगे चलते हैं। तो अब हमें बात किसकी करनी है, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। आइसोटोन्स भी इंपॉर्टेंट है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी इंपॉर्टेंट है। ये चारों मैं आपको एक साथ बता देती हूँ। तो आइसोबार आपको पता ही है, आइसोटोप्स भी वैसे पता ही होगा, बट एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर सेम रहता है। तो एटॉमिक नंबर सेम है, फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल देख लो इनके, क्योंकि एग्जाम्पल में से आ सकता है आपका। जैसे यहाँ पर है 1 और इसके बाद इसका दूसरा आइसोटोप्स ड्यूटेरियम, यहाँ पर क्या होगा, मास एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा और बस मास नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये हमारा क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो यहाँ पर सबका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये किसके एग्जाम्पल है, आइसोटोप्स का। इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें आइसोबार की, तो आइसोबार में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है, वहाँ पर क्या सेम हो जाएगा, मास नंबर सेम हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लो, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यहाँ पे एटॉमिक नंबर अब डिफरेंट कर दूँ, ये तो हमें पता ही होगा आप सबको, 18, 16, 19, 20, पर सबका जो मास नंबर है वो कितना है, 40, 40 एंड 40। तो आपसे पूछ लें, ये तीनों लिखे हुए हैं और आपसे पूछ लें किसका एग्जाम्पल है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, आइसोबार का। अब हम बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स देखो नाम से समझ में आ रहा है, आइसोटोन्स, टोन्स यानी कि न्यूट्रॉन, यहाँ पे एन से इससे रिलेट कर लो। ठीक है, जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, कार्बन और हमारा नाइट्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, 6 और नाइट्रोजन का 7, इसका मास नंबर एंड इसका मास नंबर। तो आइसोटोन्स में क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से क्या करो, एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 8। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन आर द एग्जांपल ऑफ आइसोटोन्स। तो इसे ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद एक और है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वो भी मैं आपको बताती हूँ, इसे रब कर देती हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप इसे भी इसके नाम से ही आप लर्न कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे। अब इसका एग्जांपल अगर आप बोलो तो कैसे, आप ऐसे खुद भी बता सकते हो, पर मैं बता रही हूँ यहाँ पर, यहाँ ध्यान से समझो इस चीज़ को। ठीक है, नियॉन, हमारा सोडियम, इसके अलावा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव या फिर एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। तो इन सब के अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, वो कितने हैं, 10। ठीक है, ये Na पॉजिटिव है, ध्यान रखना। तो वैसे सोडियम पे कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर हम उसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो सबके पास क्या है, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये सारे किसके एग्जाम्पल है, हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के। आगे चलते हैं। अब आपको आइडिया होना चाहिए प्लैंक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको आई थिंक पता ही होगा, E=H μ, बट इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, तो H तो कांस्टेंट है हमारा, इसको ऐसे रहने दो, और ये जो म्यू है इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, C/λ। तो E=C/λ। यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया कि जो एनर्जी है वो लैम्डा के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ इसके अलावा, ये तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है और जो एनर्जी भी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, यहाँ से आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी और वेव नंबर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक फाइनल फार्मूला यहाँ से निकल के आया, उसे आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो। वो क्या है, हमारा E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेव नंबर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जैसे जैसे वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही हमारा लैम्डा इंक्रीज होगा, यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज होगी, जो एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो ये फाइनल फार्मूला है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे चले, अब कुछ कंक्लूजन है जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से निकल के आए थे, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जो हमारा रेडियो वेव है, रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हाईएस्ट वेवलेंथ। तो अगर आपसे पूछ लें कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो वो हमारी किसकी है, रेडियो वेव की। अब मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी इसकी क्या होगी, मिनिमम होगी, ये ध्यान रखना है। और एकदम इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनदर पॉइंट, दैट इज कॉस्मिक वेव। तो जो कॉस्मिक रे होती हैं, इनकी क्या होती है,
यहाँ पर इनका वेवलेंथ ज़्यादा है और इनकी क्या ज़्यादा होती है, हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, अब क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे, ये आपको पता होना चाहिए। एक और हमारा जो विजिबल रीजन है, जो हम देख पाते हैं, हम वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कौन सी वेवलेंथ से कहाँ तक लाई करता है, वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम से। एंगस्ट्रॉम क्या है, जिसके अंदर हम वेवलेंथ को जनरली मेजर करते हैं। ठीक है, और 9000 वेवलेंथ हमारा इतना रेंज होती है विजिबल रीजन की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से निकल के आए हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं। तो अब हमें किसकी बात करनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा कि डिफाइन करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्योंकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन थे वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपसे बोलेंगे कि हम जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं और क्या होता है, सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करते हैं इस तरीके से, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है सरफेस से। ठीक है, तो अगर ये जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं सरफेस पे, अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें तो किस पे फर्क आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होने लगेंगे, या फिर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे इस इंसिडेंट लाइट की, अभी हमने पढ़ा कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के, है ना, याद होगा, अभी हमने जस्ट इससे पहले वही पढ़ा है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पर अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं और तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होगी, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इजेक्ट हो रहे हैं उनके नंबर में इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, वो ध्यान रखना ये पॉइंट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है, यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं लाइट को इंसिडेंट करने से, तो जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तब भी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उस सरफेस से वो 10 ही होंगे। पर अब आपसे कहे कि नहीं, हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन को इंक्रीज करना है, यानी कि हमें क्या करना है कि ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उस सरफेस से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको सारा ना पढ़ना पड़े, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएं। तो अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, इंटेंसिटी लाइट की इंक्रीज कर दो, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी इजेक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी या फिर काइनेटिक एनर्जी पे कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा, बस आपने इंटेंसिटी इंक्रीज करी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएंगे उस सरफेस से निकलना। अब ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अगर बात करें एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ये दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। अब मैं आपको यहाँ पे पूरा तो बताऊंगी नहीं कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है और किस तरीके से फॉर्म होता है, क्योंकि आपकी एक जस्ट रिवीजन वीडियो है और इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हमें रिवाइज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक हमारा एब्जॉर्प्शन और दूसरा हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा है यहाँ पे किस तरीके की लाइन्स आती हैं, ब्राइट लाइन आती हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछ ले, मतलब क्वेश्चन तो आई थिंक आप रिलेट कर ही पा रहे होगे कि अगर ब्राइट लाइन आ रही है किसी स्पेक्ट्रा के अंदर तो वो कौन सा स्पेक्ट्रा है, एमिशन स्पेक्ट्रा, और अगर डार्क लाइन आ रही है तो वो कौन सा स्पेक्ट्रा है, हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इतना क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट कि अगर हमारे को स्पेक्ट्रम को मेजर करना है, यानी कि हम स्पेक्ट्रम को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, तो स्पेक्ट्रम की रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई सा भी स्पेक्ट्रा हो, हमारा स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे हम स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करते हैं। इसे और क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये आपको एज ए नॉलेज, जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, क्योंकि आप स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे हो। तो स्पेक्ट्रोमीटर या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ जो कि यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रम की रिकॉर्डिंग के लिए। एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर ब्राइट लाइन्स आती है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर हमारी कैसी लाइन्स आती हैं, डार्क लाइन आती हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। वीडियो का ज़्यादा टाइम इंक्रीज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे से पहले से ही लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें किसकी बात करनी है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का लिया गया तो ये 5 सीरीज निकल के आई। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए बेसिकली कि कौन सा किस रीजन के अंदर लाई करता है। तो जो लाइमन है वो हमारा किसके अंदर लाई करता है, यूवी रीजन के अंदर। और ये बाल्मर वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेते हैं, ये हमारा किसके अंदर लाई करता है, विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी की ये जो तीनों हैं, पास्कल, ब्रैकेट और पफन, ये हमारे किसके अंदर लाई करते हैं, इंफ्रारेड रीजन के अंदर। तो ये इसे एक बार और बता रही हूँ, लाइमन यूवी रीजन के अंदर, बाल्मर विजिबल रीजन के अंदर, ब्रैकेट, पास्कल और पफन ये हमारे इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, अब हमारे को एक फॉर्मूला डिस्कस करना है, जिस फॉर्मूले में से न्यूमेरिकल्स आपके आ जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसे रब कर देती हूँ जब तक। ध्यान
ध्यान दो, ये 2 फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा 2-3 फॉर्मूलेज और अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला है, वेव नंबर निकालने का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में, ठीक है। तो अगर हमारे को वेव नंबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस के अंदर निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट रहने वाला है, को कुछ चेंज नहीं करना। ये n1 की वैल्यूज़ है और ये n2 की वैल्यूज़ हैं। n1 की वैल्यूज़ लाइमन के लिए हमारी 1 होती है, बाल्मर के लिए 2, पास्कन के लिए 3, इस तरीके से बैकेटेट के लिए 4 और पफन के लिए 5 होती है। n1 की वैल्यूज़ है ये, ठीक है। इसके बाद जो ये n2 की वैल्यूज़ है ये आपको गिवन होगी कि आपको जो स्पेक्ट्रम है 3 है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, इस तरीके से। तो n2 की आपको गिवन करके दे रखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल बाल्मर रीजन के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे वो दे रखा है कि वो 3rd से लाई कर रहा है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, वेव नंबर निकाल सकते हो। अब वो बोल रहा है कि वेव नंबर नहीं, हमें वेवलेंथ चाहिए, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ से आपने पहले तो क्या निकाल ली, वेवलेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आपने वेव नंबर निकाल लिया। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा वेवलेंथ है वो 1/वेव नंबर होता है। तो यहाँ से आप जो भी वेव नंबर निकालोगे उसे क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। फॉर एग्जांपल आपका कुछ आ गया 450 आ गया वेव नंबर, तो हमें वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/450 कर देंगे तो हमारा वेवलेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर देखो, mvr n/n h/2π। तो यहाँ पे क्या है, हमारा mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम है और ये क्या है, हमारा इंटीग्रल वैल्यूज हैं जो कि 1, 2, 3 के बराबर होंगी। और ये किसके मल्टीप्लाई में है, h/2π। ये कहाँ से आया था, ये कंक्लूजन हमारा बोर मॉडल से निकल के आया था, ठीक है। तो अगर आपको बोल दें कि आपको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उसे निकाल सकते हो। और आपको यहाँ पे n की वैल्यू गिवन होगी कि 2nd ऑर्बिट के अंदर, 3rd ऑर्बिट के अंदर, वो आपको यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। फॉर्मूले से हमें पता क्या चला था बेसिकली कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अनदर फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, इसे मैं रब कर देती हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एनर्जी बताओ इलेक्ट्रॉन की और आपको पर्टिकुलर ऑर्बिट गिवन है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एनर्जी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं -2.18 × 10⁻18 अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर यहाँ पर n क्या है, जिस भी ऑर्बिट की आपको निकालनी है एनर्जी वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप एनर्जी निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आएगी वो किस में होगी, जूल पर मोल में। तो अगर जूल पर मोल में एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा, बस यहाँ पे आपको जिस भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3rd ऑर्बिट के अंदर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से हम एनर्जी निकाल लेंगे। लेकिन अगर बोले कि एनर्जी आपको जूल में नहीं निकालनी है, किलो जूल में निकालनी है, तो वहाँ पे आपके इस फॉर्मूले को आप किस तरीके से यूज़ करोगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा -1312 अपॉन n स्क्वायर। आई थिंक विजिबल है, हाँ। तो यहाँ पे जो एनर्जी अगर किलो जूल में निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, -1312 n स्क्वायर अब, और ये हमारा क्या है, किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से एनर्जी किस में आ जाएगी, आपकी किलो जूल में आ जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूलेज जो है इंपॉर्टेंट है एनर्जी निकालने के लिए। किसकी एनर्जी निकाल रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन की इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एन क्या है, वही है ऑर्बिट जिसमें भी आपको एनर्जी निकालनी है, वो आपको यहाँ पर पुट कर देंगे। अब अनदर फॉर्मूला रेडियस के लिए बात करते हैं। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको कोई भी ऑर्बिट दे रखी है और पूछ रहा है कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Rn। n क्या है, जिस भी ऑर्बिट की हम रेडियस निकाल रहे हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला है ये, तो 0.529 n स्क्वायर एंड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में हम रेडियस को मेजर कर रहे हैं, एन अगेन क्या है, हमारी ऑर्बिट जो है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपसे कहे क्या निकालना है, फॉर एग्जांपल आपको 2nd ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, तो यही फॉर्मूला रहेगा 0.529, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर और एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आपकी जो है रेडियस निकल के आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं कि बोर रेडियस कितनी होती है। तो बोर रेडियस हम किसकी बात करते हैं, जब n की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब n की वैल्यू 1 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोर रेडियस बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है ऑफ हाइड्रोजन एटम की निकाली थी हमारे बोर्ड जब साइंटिस्ट थे उन्होंने फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पे क्या होगा, बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है आपने, 0.529 और क्या कर दोगे 1 का स्क्वायर, तो कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ से आपकी जो रेडियस निकल के आ जाएगी, इसे मैं यहीं पे लिखती हूँ, ठीक है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपकी क्या है, बोर रेडियस है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि बोर रेडियस हमारी कितनी है, 0.529।
वाला जो फॉर्मूला है किसके लिए है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, जहाँ पर जो एटॉमिक नंबर की वैल्यू है वो कितनी हो, 1 हो। पर अगर क्वेश्चन के अंदर एटॉमिक नंबर आपका कुछ और दे रखा है और तब आपसे पूछ रहे हैं हमारा रेडियस बताओ इस ऑर्बिट की, तो वहाँ पे हम अनदर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, इसे रब कर देती हूँ। तो देखो, अगर आपको हाइड्रोजन नहीं है और किसी एटम की रेडियस निकालनी है तो वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आर एन। जो भी हमारा एटम होगा जिस भी ऑर्बिट की हमारे को वो निकालनी है, रेडियस निकालनी है, तो वो तो यहाँ पर आ जाएगा, एन तो ऑर्बिट ही है। इसके अलावा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है, एक सेकेंड, 4 पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं अगर हमारा जो एटम है जिसके हमें रेडियस निकालनी है वो हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है। तो जेड यहाँ पर क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। जिस भी एटम की आपको रेडियस निकालने को बोल रहा है उसका ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर। इससे पहले जो हमने एनर्जी वाले फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो भी किसके लिए थे, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए थे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं जो बोर मॉडल था उसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो बोर मॉडल के जो बेसिकली लिमिटेशंस आपको पता होने चाहिए, ये जो स्पेक्ट्रम था ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए तो बता पाया था, लेकिन और एटम्स के लिए, हीलियम, लिथियम के लिए जो है स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके अलावा ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर आप नीट और जेईई का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है, जो हमारा स्पेक्ट्रम लाइन है, ठीक है, मान लो ये स्पेक्ट्रा की एक लाइन आ रही है, जब हम इस स्पेक्ट्रल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट भी जस्ट इससे सिमिलर ही है। यहाँ पर क्या होता है, जो हम स्पेक्ट्रम की लाइन लेकर के आ रहे होते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम की जो लाइट है, जब हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो डिफरेंस कहाँ पर है, ज़ीमैन इफेक्ट के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उससे लाइट का स्पेक्ट्रम का स्प्लिटेशन हो रहा है, और स्टार्क के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, उससे जो है हमारा स्पेक्ट्रम स्प्लिट हो रहा है। तो ये दोनों इफेक्ट क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। तो जो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी बात किसने की थी, डी ब्रॉगली ने की थी। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। इन्होंने कहा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो दो तरीके के उसके नेचर होते हैं, एक उसका वेव नेचर होता है और दूसरा उसका पार्टिकल नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये जो मार्कर है, इसके भी दो नेचर है, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट है तो इसका एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बताया जिसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एम हमारा यहाँ पर क्या है, मास है, और वी क्या है, हमारा वेलोसिटी है, और ये तो एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपको पता ही है। तो इन्होंने ये कहा कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है इसके दो तरीके के नेचर होंगे। यहाँ पे उन्होंने अपने फॉर्मूले के अंदर दोनों नेचर को उन्होंने कंबाइन करके बताया कि एक तो ये वेव नेचर होगा और दूसरा पार्टिकल नेचर होगा। तो पार्टिकल नेचर के लिए उसका मास होगा और उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये मार्कर भी हमारा वेव नेचर तो इसकी वेव कहाँ पर है। तो इन्होंने ये कहा, यहाँ से देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो लैम्डा है, हमारी जो वेवलेंथ है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉन के कंपेयर करें तो जो मार्कर है इसका मास तो बहुत ही ज़्यादा है। तो क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है इसलिए इसकी जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया कि जिसका मास जितना ज़्यादा होता चला जाएगा वेवलेंथ उसकी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और एम बी को इस तरीके से भी लिख देते हैं, मास इंटू वेलोसिटी है तो इसे हम मोमेंटम भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आपको वेवलेंथ बतानी है, मोमेंटम आपको गिवन है, मास और वेलोसिटी गिवन है, और बोलते हैं वेवलेंथ बताओ। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप वहाँ पर बता सकते हो। इतना क्लियर हो गया। रीजन बस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ पर मैं इसका जो कंक्लूजन फार्मूला था वो बता रही हूँ, क्योंकि उसमें से 4 तरीके के फॉर्मूले लिख देते हो और पूछ लेते हैं कि इनमें से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाला फॉर्मूला कौन सा है। तो यहाँ पे इसे ध्यान दो, ये क्या हमारा चेंज इन पोजीशन, ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारा चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से लिखा होगा, या फिर इसको हम और लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है, तो इस तरीके से भी ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है, चेंज इन पोजिशन चेंज इन वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हमारे को आपको देखने को मिल सकता है। तो कोई भी सा भी अगर लिखा हुआ है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्रेस कर रहा है। आगे चले तो क्वांटम नंबर पे जाने से आपको आइडिया होना चाहिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स की डिफरेंस के बारे में, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, और उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस पे कितनी होती है। फॉर एग्जांपल ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फाइंड करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर जो है क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। इतना ध्यान रखना। अब अच्छा ये तो हो गया 0। पूछते कि अच्छा मैक्सिमम कहाँ पर होगी जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कहाँ पर होती है हमारी बोर रेडियस पे। ठीक है, बोर रेडियस यानी कि जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की अगर इतने डिस्टेंस पे होगा, कितने डिस्टेंस पे, आपका 0.053 जो हमारा बोर रेडियस निकल के आई थी, अगर इतने डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बोर रेडियस पे जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, वरना वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।